Hello everyone, hope you are doing great. So I was getting a lot of queries regarding CAPF medical officers recruitment जिसकी की लास्ट डेट है 8th of September 2026। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। उसी क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास पीजी कोटा को लेके। ठीक है, तो पीजी कोटा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो आफ्टर यू पुट इन 5 years ऑफ सर्विस। उसके बाद आप पीजी करने जब जाते हैं ऑन योर फुल सैलरी आप जाते हैं जिस भी पोस्ट पे आप हैं। और बट एक बात है और पीजी के ऊपर, पीजी को हम बेसिकली स्टडी लीव बोला जाता है, तो आपको 3 years के लिए पीजी अलाउ की जाती है। एंड उसमें आपका जो भी रेगुलर आपको सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे, प्लस आपकी जो प्रमोशनल सर्विस होती है वो भी काउंट होगी। जब भी आप 3 years के बाद आएंगे तो वो आपकी सर्विस में काउंट होगा। लेकिन एक चीज़ है कि पीजी अगर आप करते हैं तो आपको जो मैंडेटरी सर्विस पीरियड है उसके साथ ही आपका 5 years और आपको सर्व करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने पीजी वहाँ से करी और आपने छोड़ दिया। अगर छोड़ने का सोचते भी हो तब भी आपको फिर वहाँ पे जो भी आपके ऊपर सेंट्रल फोर्सेस ने जो खर्चा करा हुआ है पीजी के ऊपर, एंड जो आपको कंसेशन या फिर इंसेंटिव्स वगैरह मिले हैं वो आपको देने होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मेरे को आ रहा था कि बहुत ही ज़्यादा आ रहा था ये कि 10 years का मैंडेटरी बॉन्ड होता है इसमें। तो हाँ जी, बिल्कुल होता है। और इसमें क्या होता है कि आपको ना परमिशन, मतलब अगर आपने छोड़ना है आप छोड़ सकते हो उससे पहले, 10 years से पहले। बट अगर उससे पहले छोड़ते हो तो आपको जो खर्चा आपकी ट्रेनिंग पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है वो आपको सरेंडर करना होता है, प्लस सैलरी एंड इंसेंटिव्स भी आपको देने होते हैं। तो तभी जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों से एक आपसे वो डॉक्यूमेंट साइन वगैरह कराए जाते हैं कि जिसमें आपको रिगार्डिंग बॉन्ड सर्विस सारी इंफॉर्मेशन होती है उसमें। ठीक है, अब किसी ने मुझे बताया हुआ था, पूछा क्या था, दो चार लोगों ने बोला हुआ है कि सीएपीएफ में वही लोग, वही एमओस जाते हैं जिनको 9 9 10 10 साल हो गए हैं। या फिर स्पेसिफिकली किसी ने कमेंट डाला हुआ था निठल्ले लोग ही जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये तो देखो माइंडसेट की बात है कि आपको कहाँ पे जॉब करनी है। अगर आपको स्टार्टिंग सैलरी 1.5 lakhs पर मंथ मिल रही है तो आई डोंट थिंक कि हाँ भाई कि दिस इज़, आज के सिनेरियो में 2026 की मैं बात करूँ जहाँ पे केरला में या फिर कई अदर स्टेट्स में बहुत ज़्यादा कम सैलरी पे एमबीबीएस डॉक्टर्स को रखा जाता है। एक मैं न्यूज़ पढ़ रही थी केरला में 20,000 पर मंथ की सैलरी। या फिर वेस्ट बंगाल के बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, वहाँ लिखा होता है बच्चों ने कि हमारे यहाँ पे 35,000 40,000 पे रखा जा रहा है। तो जैसे और कई स्टेट्स में तो कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज आ गई हुई हैं, 2 years का ट्रेनिंग पीरियड जैसे कि हिमाचल में चल रहा है। तो वहाँ पे खैर इंसेंटिव भी दिया जाता है आपको एनएचएम का, तो टोटल अमाउंट 70K के आसपास है। और कई जगह कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की मैं बात करूँ, रेजिडेंट डॉक्टर्स को 60,000 पर मंथ दिए जाते हैं। तो देखो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, टोटली और पर्सनल चॉइस। फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स को, अगर किसी को कोई मिडिल क्लास फैमिली से है तो किसी को अगर उस टाइम स्टेबल जॉब चाहिए और अगर उसका माइंडसेट है यंग एज में, अगर आप इन सर्विसेज में चले जाते हो और आफ्टर कंप्लीटिंग 10 years ऑफ मैंडेटरी सर्विस आप वहाँ से क्विट कर सकते हो। ठीक है, अब उसमें 10 years के बाद जब क्विट करोगे तो एक चीज़ है कि आपको वहाँ पे पेंशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के अंडर आता है सीएपीएफ एमओ की पोस्ट। लेकिन अगर आप 20 years के बाद क्विट करते हो तो आपको पेंशन के बेनिफिट्स भी मिलते हैं उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जो भी डिसीजन लेना है आप लोगों ने सोच समझ के लेना है, क्योंकि इसमें प्रमोशनल चैनल्स भी हैं आपके। हाँ, बस एक चीज़ है कि फैमिली से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। एंड बाकी कई लोग जैसे बोलते हैं कि यहाँ पे वो नहीं होता, मतलब ना जैसे कि अगर कोई एमओ एमबीबीएस एमओ अगर ज्वाइन करता है तो उसके पास ग्रोथ नहीं होएगा, या फिर वो जस्ट रेफरल यूनिट एक बन के रह जाता है। तो देखो इसके भी प्रोस एंड कॉन्स हैं। अगर आप एज एमबीबीएस एमओ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप अपना, जब तक आपका मैंडेटरी पीरियड 3 to 5 years रहता है जिस भी फोर्स में आप जाते हैं, तो वहाँ पे आप पढ़ाई करो ना, जब तक आपने रेफरल यूनिट की तरह आपने काम करना है। उसके बाद पीजी करो आप वहाँ से। अगर आप पीजी वहाँ से कर लेते हो तो कम से कम आपके पास बढ़िया सी फील्ड में पीजी की डिग्री होगी, प्लस आप 15 साल बाद एनी टाइम यू कैन क्विट ना, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। बाकी देखो जो भी डिसीजन लेना है, हर बंदे की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, हो सकता है उनके स्टेट में आराम से जॉब्स मिलती हों। किसी ने लिखा था कि 1.5 लाख की जॉब अपनी स्टेट में रह के करो और उसके बाद आप यूट्यूब के लेक्चर्स ले लो और प्राइवेट प्रैक्टिस कर
कर लो 3 लाख रुपए अपनी स्टेट में रह के। हाँ, अगर किसी के अपने स्टेट में रह के घर बैठे इतने पैसे आराम से बन रहे हैं तो उसके लिए ये जॉब नहीं है। मैं ये जॉब उनके लिए है, ये जॉब जो फर्स्ट जनरेशन के मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो ना मतलब पीजी के सर्कल में, लूप होल में वो खो के रह गए हैं अपने आप को। अपनी चॉइस की पीजी करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वो है। और इसमें ड्यू टू रिजर्वेशन कोटा बहुत ज़्यादा भी मेरिट नहीं जाती है ना। ठीक है, अब किसी ने मेरे को पूछा हुआ था डिफरेंस बिटवीन आईटीबीपी बीएसएफ की जो पोस्टिंग्स होती हैं। तो देखो, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन जो चाइना बॉर्डर के वहाँ पे आपके एलएसी के ऊपर पोस्टिंग्स आती हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पोस्टिंग्स रहती हैं आपकी। तो वहीं पे आपके ये सीएपीएफ एमओस की भी पोस्टिंग रहती हैं, थोड़ा ग्राउंड लेवल पे, मतलब उतने ज़्यादा हाइट पे नहीं रहती हैं। हाइट पे तो बिल्कुल, हाइट पे तो आर्मी वाले ही देख रहे होते हैं। एंड सीएपीएफ की पोस्टिंग्स के ऊपर दो पोस्टिंग्स के बीच में 400 मीटर का फ़र्क होता है। आर्मी की पोस्टिंग्स के बीच में जैसे दो जो आपके ये जो पोस्ट होते हैं उनमें 100 मीटर का फ़र्क होता है। तो कई बार ये इंटर रिलेटेड चीज़ें होती हैं। कई बार सीएपीएफ का एमओ के पास जब नहीं पहुंच पाता है कोई पेशेंट, जैसे बीएसएफ का नहीं पहुंच पाया, आईटीबीपी का नहीं पहुंच पाया, तो आर्मी एक फर्स्ट जो उसको फर्स्ट एड देनी होती है वो भी देती है। ठीक है, और रिगार्डिंग जैसे आईटीबीपी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आपकी बेसिकली जहाँ पे आपका इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की जो हमारी टेरिटरीज होती हैं, वहाँ पे बॉर्डर होता है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग्स रहती हैं। एंड आपके बेसिकली क्या होता है कि आपकी ना पोस्ट बनी होती हैं, जैसे कि आपका बटालियन के एमआई रूम्स बने होते हैं जहाँ पे आपको बिठाया जाता है। वहाँ पे आप बेसिकली क्या करते हो, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है आप लोगों का, यू केटर टू यू नो जनरल एलिमेंट्स की जो जवान्स या जवान की फैमिलीज़ को आ रही हैं बहुत ज़्यादा, या फिर इमरजेंसी स्थिति कोई आ जाती है, तो उसमें आपको केटर करनी होती हैं चीज़ें, आपको अटेंड करना होता है। एंड यू हैव टू रेफ़र। ठीक है, एंड कई जगह एक दो चार लोगों ने लिखा था कि जो हम ये जब भी वहाँ पे कोई जवान आता है तो ये क्या करते हैं कि आप नॉर्मली उनको रेफ़र कर देते हैं हायर यूनिट्स के ऊपर ना। तो इसका भी एक रीज़न है, बिकॉज सेंट्रल के जो जवान होते हैं या फिर जो सेंट्रल के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, इन ये ऑलरेडी सेंट्रल इनको ना एम्पेनलमेंट मिलती है। ठीक है, बड़े हॉस्पिटल्स में। तो कई बार वो लोग खुद ही कहते हैं कि हमें अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, इसलिए आप लोग हमें रेफ़र कर दो। और जवान्स को, मतलब जो वहाँ पे एमओ है पोस्टेड, उसको भी पता है कि मेरे पास लिमिटेड आर्मेंटेरियम है, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ कुछ भी, तो फॉर बेटर पेशेंट केयर यू हैव टू रेफ़र। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं। अब मेरे से पूछा हुआ था किसी ने आईसाइट का क्राइटेरिया, मैंने ऑलरेडी बताया था 6/6 6/9 तक एक्सेप्टेबल है। इन सम केसेस करेक्टेड विद स्पेक्टेकल्स विद ग्लासेस से अगर करेक्शन हो जाती है विजन की, तो 9/12 तक 6/12 तक भी कई बार वो ले लेते हैं। ठीक है, हाइट हाइट का क्राइटेरिया अलग अलग रहता है गर्ल्स एंड बॉयज़ का। आई थिंक बॉयज़ का 157.5 है मिनिमम हाइट सेंटीमीटर्स में, एंड गर्ल्स की 142 सेंटीमीटर के आसपास है। ठीक है, क्लब फुट का बहुत बच्चों ने पूछा हुआ है। देखो, क्लब फुट का आपकी आर्च बननी चाहिए, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल टाइप की जो क्लब फुट होता है, डिफ्रेंसिएशन वो भी की जाती है। तो इससे अगर किसी को डाउट है कि उसका किस टाइप का क्लब फुट है, तो वो एक बार एक्सरे वगैरह करवा के अपना इनिशियल एक ऑर्थोपेडिशियन से चेकअप करवा सकता है, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर तो आपका फ्लेक्सिबल टाइप का क्लब फुट है तो वो आपको परमिट कर देते हैं। ठीक है, विद इन सर्टन लिमिट्स रहना चाहिए, उसमें भी अगर आपकी आर्च बन जाती है तो दे अलाउ यू। ठीक है, एंड इसके बाद पूछा हुआ था कलर ब्लाइंडनेस का। तो कलर ब्लाइंडनेस तो स्ट्रिक्टली नो नो है यहाँ पे, और इन्होंने लिखा भी हुआ है कि आपको इशारा चार्ट से प्रॉपरली चेक किया जाता है, एंड उसमें भी जब आपका लेवल 3 आप पास होना चाहिए। ठीक है, डायबिटीज़ का पूछा हुआ है टाइप 1, तो ये यहाँ पे नहीं अलाउड होता है। दो ये अलाउड हो जाता है आपका यूपीएससी सीएमएस में, कुछ लेवल तक आपको ले लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको बेसिकली आईटीबीपी में अगर आप जाते हो हाई ऑल्टीट्यूड में, या फिर आप बीएसएफ फोर्सेस जहाँ पे हीट स्ट्रोक वगैरह के चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए टाइप 1 को इन्होंने मना करा होता है। ठीक है, तो कईयों ने मेरे से पूछा है टैटूज़ का। तो टैटूज़ का देखो,
अगर तो छोटे टैटूज हैं, तो अगर यूनिफॉर्म के अंदर छुप जाते हैं एंड अगर हल्के से रिलीजियस हैं एंड तब वो अलाउ कर देते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आपके, और जैसे आपके जो जिस हैंड से आपने सैल्यूट करना है, हैंड के ऊपर, आर्म्स के ऊपर, फोर आर्म के ऊपर अंदर वाली साइड छोटा सा है जो छुप जाता है लेफ्ट हैंड पे ऊपर, दैट इज अलाउड। बट जो आपके राइट उस पे है वो ये अलाउ नहीं करते हैं। इसकी बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, ठीक है। आपको अगर रेसिस्ट कोई टैटूज हैं, सेक्सिज्म को प्रमोट करने वाले टैटूज हैं, तो ये वाले टैटूज भी फुल्ली बैंड है, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ योर टैटू, लोकेशन ऑफ योर टैटू एंड कंटेंट ऑफ योर टैटू, राइट। इसके अलावा कई लोगों ने मेरे से पूछा था वॉलंटरली रिटायरमेंट का, मैंने आपको बता दिया आफ्टर 20 ईयर्स आप आराम से कर सकते हैं क्विट, इवन आफ्टर 10 ईयर्स यू कैन क्विट। लेकिन बिफोर 10 ईयर्स अगर आप क्विट करते हैं तो उस केस में आपको प्रॉपर पहले डॉक्यूमेंटेशन उनको देना पड़ेगा और उसके बाद आपको बॉन्ड्स, मनी वगैरह आपको रिटर्न करनी पड़ेगी, जो भी आपको बेनिफिट्स लिए हैं आपने। इसके अलावा 24 आवर ड्यूटी का देखो, 24 आवर ड्यूटी का ऐसा रहता है, ऑन कॉल रहते हो आप 24 आवर ड्यूटी पे। और जो बाकी आपके ड्यूटी आवर्स रहते हैं वो कई जगह पे डिपेंडिंग ऑन के कहाँ पे आपकी पोस्टिंग आती है, बीएसएफ, आईटीबीपी या आपका असम राइफल्स में आती है, सीआरपीएफ, जहाँ पे भी आता है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग है। नॉर्मली 8 से 2 तक टाइमिंग्स रहती हैं, कई जगह 9:30 से 4 भी रहती हैं। बट ऑन कॉल आप हमेशा ऑन ड्यूटी, मतलब 24 आवर आप, आपको कभी भी अगर कहीं इमरजेंसी आती है तो यू विल हैव टू गो, ठीक है। इसके अलावा क्या पूछा था मेरे से कईयों ने, डेंटल, डेंटल के बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे। तो डेंटल में देखिए 14 पॉइंट्स आपको सिक्योर करने होते हैं आउट ऑफ टोटल 22 पॉइंट्स, है ना। इसमें आरसीटीज अलोंग विद अगर किसी की प्रॉपर क्राउन्स हैं उसके ऊपर तो दे आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। ऑर्थो ट्रीटमेंट अगर किसी का कंप्लीट हो गया है तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप ऑन गोइंग ऑर्थो ट्रीटमेंट को लेके जाएंगे और वहाँ पे अगर आपकी विजिबल वायर्स वगैरह हैं, चाहे वो मेटल है चाहे सिरेमिक है, तो वो आपको टेम्पररली अनफिट करते हैं, ठीक है। और आपको बेसिकली इसमें क्या देखा जाता है, आपकी ऑक्लूजन्स देखी जाती हैं, आपके कितने पॉइंट्स, कितने दांत एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो कोई मिसिंग दांत है तो वो तो आपका नंबर वैसे ही चला जाएगा उसमें, है ना। और कईयों ने पूछा था फिलिंग्स, यस, तो फिलिंग्स आर ऑल्सो अलाउड प्रोवाइडेड कि वो बहुत अच्छे से हुई हुई है एंड आपकी ऑक्लूजन को मेंटेन कर रही हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं एंड 14 पॉइंट्स आपको मिनिमम गेन करने होते हैं, टोटल हमारे 22 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका आई थिंक और क्या है, बटालियन कर लिया मैंने, ये भी कर लिया। और क्या पूछा है, हाँ वेट, वेट का पूछा था किसी ने। तो वेट में देखिए, वेट में आपका प्रॉपर बीएमआई होना चाहिए एंड +-10 आपका वो ले लेते हैं, ठीक है, +-10 ऑफ योर टोटल बीएमआई, और अकॉर्डिंग टू योर हाइट होना चाहिए। मिनिमम हाइट स्पेसिफिकेशंस मैंने दे दी हैं आपको। तो अगर आपका प्रॉपर बीएमआई मेंटेन हो रहा है तो यू गेट सिलेक्टेड, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मेरे पास बार बार आ रही थी। एंड फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बट वही है, सोसाइटी की बातें सुननी है तो फिर वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और प्रमोशनल चैनल्स रेगुलर हैं, अगर आपको आना है अपना एक माइंडसेट क्लियर करके आना कि भैया 10 ईयर्स के लिए, तो ऑब्वियसली आपका एक लॉक इन पीरियड आपको देना ही पड़ेगा। बट वो अगर 10 ईयर्स आप इधर देते हो, वैसे भी आजकल के मैं दौर में देख रही हूँ जहाँ पे आप लोग एक पीजी करने के लिए, सीट करने के लिए, एक तो पहले 1-1 2-2 साल ड्रॉप ले रहे हो, उसके बाद वो सीट क्लियर नहीं हो रही है तब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ब्रांच पे, और उसके बाद पीजी करने जा रहे हो, तो उसके साथ कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे आपको आपकी पसंद की पीजी आप कम मार्क्स में थ्रू कोटा, सीएपीएफ कोटा के आपको मिल सकती है, ठीक है। बट इसके साथ एक और है कि आपको 5 ईयर्स की पुट इन करनी है सर्विस। बट अगेन ये भी एक विन विन सिचुएशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको वहाँ पे सैलरी भी तो देंगे ना, वो आपको फ्री में तो उन्होंने करवाना नहीं है कुछ। और बल्कि अगर आप पीजी करने बाहर से डायरेक्ट कोटा से जाते हो तो वहाँ पे कई स्टेट्स में इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है, कई कई स्टेट्स में तो, और सेंटर में तो खैर आपको 1.5 लाख पर मंथ की मिल जाती है। बट वही बात है जिसका टॉप में आ गया, ठीक है। और कई जगह अगर कई स्टेट्स में जाओगे तो वहाँ पे तो स्टाइपेंड ही आपका 50-60 या 70 के पर मंथ है पीजी में। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बेसिकली फाइनेंशियल कंडीशंस। तो मेरा बॉटम लाइन क्या रहेगी कि जो जो बच्चे मतलब फेडअप हो गए हैं, या फिर जो बच्चे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, जिन बच्चों ने लोन वगैरह लिया हुआ है, उनके लिए
CAPF MO की पोस्ट बहुत अच्छी है। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। किसी को फिर भी कोई क्वेरी होगी तो आप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड मैं ना ये जो भी वीडियोस बनाती हूँ दीज आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मैं मिडिल क्लास की होके मुझे कोई नॉलेज नहीं था, इसीलिए मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश, छोटी सी पहल है कि मेरी तरह के जो बच्चे हैं मिडिल क्लास के, उनको मैं थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊँ। कमेंट सेक्शन में जो भी मेरे को कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर मैं वीडियोस बना देती हूँ जब कोई रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं किसका क्वेश्चन सिलेक्ट करूँगी, तो इट्स जस्ट मेरी तरफ से एक छोटी सी पहल है। कुछ अच्छा लगे तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड कोई क्वेरी हो तो आप डाल देना, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट। और मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है, तो जब भी टाइम होता है तो आई मेक वीडियोज़। दिस इज़ माई हॉबी, ठीक है। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।